सर यूजुअली तो मैं गेस्ट से पूछती हूँ कि कैसे हो आप, लेकिन आप मोटिवेशनल स्पीकर हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप आज कितने मोटिवेटेड हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं क्लीनर भी होता, बाथरूम भी साफ करता, तो मैं इतना अच्छा साफ करता। अगर मैं चपरासी भी होता तो इतना अच्छा काम करता कि वहाँ के लोग मुझे ढूंढते, संतोष तुम कहाँ हो, आ जाओ। 90% बच्चे जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। कोई डिफेंस में नहीं आना चाहता, कोई एयरफोर्स में नहीं आना चाहता। अगर हम गिनती करने लगे तो गिन के 50, 100, 200, 500 यूट्यूबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे। बाकी जो है कब उफनते हैं, कब ठंडा होते हैं, ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर एक यूट्यूबर के पास 25 से 30 हज़ार फॉलोअर्स भी हैं तो उसकी जो आय होगी वो उस बच्चे से 3x 4x होगी। तो आखिर एंड गोल तो पैसे ही है ना। ऐसे कितने यूट्यूबर होंगे छत्तीसगढ़ में जो लाख से ज़्यादा कमाते हैं। इंग्लिश इतनी तंग थी आपकी और आज आप इतने बच्चों का फ्यूचर संवार रहे हैं। DSR इंस्टीट्यूट है आपका, काफ़ी नामचीन है छत्तीसगढ़ में, हर कोई जानता है। आज के डेट में मोर देन 1000 स्टूडेंट दुनिया में डिफरेंट जगह, प्लस भारत में जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, आप कहीं भी मैं जाता हूँ तो मेरे बच्चे, कोई अकाउंट ऑफिसर है, कोई CEO है, कोई तो ऐसे 1000 से ज़्यादा बच्चे जो CA CMA बन के अपना करियर बना रहे हैं। ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी, इनकी एक स्टूडेंट पानी पी रही थी और थोड़ा सा पानी बचा था तो तुरंत इन्होंने टोक दिया कि पूरा पियो, और फिर उस बच्ची ने पिया पूरा। टॉप क्लास की मर्सरीज में बैठे हुआ लोग भी कांच खोल करके बाहर पान का फूंक देते। पूरी उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर चाहे दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, बच्चों ने खूब लाठियां खाई, डंडे खाए, बहुत रोए बिलखे भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो हमारे देश में पहली बार एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। तो जेनजी जो बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो बच्चे अपने राइट्स को जानते हैं। जब यहाँ एक मच्छर नहीं घुस सकता तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो पेपर बाहर कैसे आउट हो सकता है। खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए या रितु मैम हो गई, उनका जो बॉन्ड है ना बच्चों के साथ, वो देखने को मिलता है। मतलब वो जो कह देते हैं अगर इंटरनेट पे तो वो वायरल हो जाता है। ये 2, 4, 5, 6 नाम जो लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये वो बातों को समझ चुके हैं जिन बातों से जेनजी या जेन अल्फा को समझाया जाता है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, ना पैसा ना कौड़ी ना ज्ञान, ऐसा कुछ दिमाग किया था उसने, काफ़ी वायरल हुआ था। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और आप लोग इतना काम करते हो तो हाउ डू यू फील एज अ टीचर? भिलाई से एक शख्स उठा जिसने कॉमर्स की पूरी परिभाषा बदल दी। जहां लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, इस शख्स ने अपने ही शहर में रहकर उसे एजुकेशन हब बना दिया। आज हजारों बच्चे CA CS बनकर देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं, लेकिन उन सब की कहानी में एक नाम कॉमन है, डॉक्टर संतोष राय। आज हम उनसे बात करेंगे मोटिवेशन, सक्सेस, टीचिंग और फेलियर की भी। हाँ, क्योंकि फेलियर पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। तो आप भी तैयार हो जाइए इस बेहतरीन कॉन्वर्सेशन के लिए। सर यूजुअली तो मैं गेस्ट से पूछती हूँ कि कैसे हो आप, लेकिन आप मोटिवेशनल स्पीकर हो तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप आज कितने मोटिवेटेड हैं। और आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेरी मोटिवेटेड लेटली, लेकिन मैं आपसे कुछ शब्द सुनना चाहूंगी ताकि ऑडियंस के साथ साथ मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं हर जगह एक ही बात कहता हूँ कि अगर आपकी कोई सपने हैं, आपकी कोई अरमान है, तो ये 2 लाइन हर जगह गुनगुनाता हूँ या बताता हूँ या कहता हूँ कि आँखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, तो फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, ठान लिए तो ठान लिए। तो सवेरे इसी शब्द के साथ मैं सभी युवा को, सभी जेनजी को, जेन अल्फा को यही बोलता हूँ कि इस अंदाज में अपनी यात्रा की शुरुआत करें। ओके सर, आपकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगी कि आप शुरू से बताएं कि मतलब इतना आपको अवार्ड मिल चुका है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, लेकिन आप अभी भी अपने रूट से कनेक्टेड हैं जो कि है भिलाई। तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप बाहर जाएंगे, या कैसे आपने इतना बड़ा एजुकेशन हब बनाया? मैं अगर शुरुआत करूं तो मेरा जन्म भिलाई में हुआ और मैं स्लम एरिया से आता हूं। तो मेरी शुरुआत एक झोपड़पट्टी में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले कुर्सी पार में मैं रहा करता था, जहाँ ढंग से दोनों टाइम के खाना भी उपलब्ध होना बड़ी कठिन होती थी। हम 4 भाई थे।
बदलते समय के साथ, लेकिन उस समय भी मैं जब किसी एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखता था तो दौड़ करके उस आवाज़ को सुनता था। तो इस स्थिति से बचपना गुजरा। वो पतंग बनाना, वो कंची खेलना, गोबर डंडा खेलना, ये सब हमारे मेन गेम हुआ करते थे। बदलते स्वरूप के साथ जब हम शिफ्ट किए, लेकिन आंखों में उस समय भी अरमान था कि कुछ बेहतर करना है, कुछ ऐसा करना है जो भिलाई के लिए बेहतर हो। जब मैं आगे आया तो देखा कि भिलाई इंजीनियरों का शहर है। यहाँ दो ही साहब हुआ करते थे, एक इंजीनियर साहब और दूसरे डॉक्टर साहब। क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट से लेकर के एक सड़क है जो हॉस्पिटल को जोड़ती है, और वहाँ हमारा भिलाई समाप्त हो जाता है, उसके बाद दुर्ग चालू हो जाता है। तो सभी लोग इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब के अलावा कुछ सोच नहीं पाते थे। तो बीच की जगह मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बीच की जगह को भरना चाहिए। तो वहाँ से मैंने कॉमर्स की शुरुआत की, और कॉमर्स के इंस्टीट्यूशन की मैंने शुरुआत की। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं 9th क्लास आते आते एक ऐसा बच्चा जो 7th क्लास में सप्लीमेंट्री पास आउट हूँ। हमारे समय सप्लीमेंट्री मिला करती थी, और 8th बोर्ड हुआ करता था। 9th में हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाया करते थे। 9th क्लास में आते आते मैं स्कूल टॉपर बन गया, और 11th क्लास आते आते, 11th हमारा बोर्ड होता था, 11th क्लास आते आते मैं इस स्थिति में आ गया कि 11th के बाद मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपनी मेहनत से ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आज अगर कोई बच्चा ये कहता है कि उसकी पढ़ाई में मॉनेटरी टर्म में कहीं तकलीफ हो रही है या फाइनेंशियल तकलीफ की वजह से वो पढ़ ना सका, तो बेमानी है। आज पूरा समाज, आज पूरे लोग, सब लोग उसका साथ देने को तैयार हैं अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, बेहतर पढ़ता है या कुछ अच्छा करता है। आप 40-45% ला करके सोचेंगे कि आपको लोग साथ दें और आपके साथ खड़े रहें, ये मुश्किल है। सर, जैसे शाहरुख खान के लिए बोलते हैं, अभी तो वो किंग खान है, सुपरस्टार हैं, लेकिन एक दौर था जब वो रेलवे स्टेशन पर सोया करते थे, उसे हम स्ट्रगल बोलते हैं। आपके नाम पर दर्ज अभी 21 डिग्रियां हैं, कुल मिलाकर डिप्लोमा और क्वालिफिकेशंस हैं आपके 21। तो स्ट्रगल फेस में आपने क्या कुछ फेस किया कि अब आप एजुकेशन के किंग बन गए हैं? नहीं, किंग तो नहीं, लेकिन हाँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर दम बेहतर करूँ, और अंत तो नहीं होता, सफलता तो एक पड़ाव है। जैसे ही आप उस पड़ाव तक पहुँचते हैं तो आपका लक्ष्य कुछ दूसरा हो जाता है। जैसे ही उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो फिर एक नया लक्ष्य आ जाता है। तो मैं लक्ष्य को भी एक पड़ाव के रूप में लेता हूँ। और संघर्ष की जहाँ तक बातें हैं, इंसान के जीवन में संघर्ष तो आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं उस संघर्ष से पीछे भाग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उस संघर्ष को आगे क्रॉस करते हैं। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि संघर्ष को मैं समझता था। अगर हम सड़क को भी लें या जिंदगी को भी लें, तो जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, या सड़क कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, रोड ब्रेकर तो आएगा ही। तो लाइफ में भी हमारी लाइफ कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, रोड ब्रेकर आएगा ही। रोड ब्रेकर के बाद कुछ लोग संभल के आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग उस रोड ब्रेकर पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंटल फेस में आ जाते हैं। तो हमारे ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है कि उससे सीख लेके हम अपनी गाड़ी की स्पीड, अपनी जिंदगी की स्पीड को किस तेजी से आगे बढ़ाएं। यूजुअली लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनको फेलियर मिलता है तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, और लगता है कि दिस इज़ द एंड। लेकिन फिर कुछ समय बाद समझ में आता है कि अच्छा, ये तो ऊपर वाले की लीला थी, और पता चलता है कि अच्छा, मैं तो यही करने के लिए बना था। तो वो मोमेंट या वो फेस आपके लिए कब आया, और कब आपको लगा कि हाँ, मैं एजुकेशन के लिए बना हूँ, या मुझे लोगों को मोटिवेट करना है, उन्हें रास्ता दिखाना है? वो फेस क्या था सर? या ऐसी कोई तस्वीर जो आपको अभी भी याद है कि हाँ, ये वो मोमेंट था मेरे लिए? चारू जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि रही बात फेलियर की और सक्सेस की, तो फेलियर ज़्यादा सीखा जाता है। करेक्ट। सक्सेस अगर तुरंत मिलते रहे, उसकी जगह अगर फेलियर मिलता है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ पाने को होता है। तो फेलियर कुछ आपको सिखा जाता है, जब उसके आगे हम बढ़ते हैं और फिर पुरानी चीज़ों को याद करते हैं तो लगता है कि अरे, ये जो सफलता मिली वो इसलिए मिली क्योंकि पिछला फेलियर था। पिछला फेलियर नहीं होता तो सफलता नहीं मिलती। मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि जब मुझे 7th क्लास में मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई, तो हमारी एक शुक्ला मैडम हुआ करती थी, और हम लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे। हमको सिखाया गया कि बेटा, अगर आपका ऐसे माई स्कूल आए, और माई स्कूल की जगह, क्योंकि हम लोग 2-4 ऐसे याद किया करते थे, माई स्कूल, द पोस्टमैन, वंडर ऑफ साइंस, लाइफ ऑफ ग्रेट मैन। तो ये अगर हमारे ऐसे नहीं फंसते थे तो इंग्लिश के पेपर में हम तो वहीं फेल हो जाया करते थे। बिल्कुल। तो मैडम ने हमें सिखाया था कि बेटा, अगर माई स्कूल की जगह अवर स्कूल आए
तो तुम इतना अवर स्कूल के ऊपर अपना ऐसे माई की जगह अवर लगा देना। मीनिंग तक मुझे नहीं पता था। हाँ। और मैं आपको बताऊं पूरी सच्चाई के साथ में कि माई स्कूल भी नहीं आया, अवर स्कूल भी नहीं आया, यूअर स्कूल के ऊपर लिखने को आया। तो मैंने माई भी हटा दिया, अवर भी हटा दिया और सब जगह लिख डाला था योर स्कूल नेम इज दिस, योर स्कूल टू प्ले ग्राउंड, योर स्कूल दिस, योर स्कूल दैट। तो ये स्थिति में हम पढ़े हैं। मैं 8th क्लास बोर्ड जो था, बोर्ड में क्योंकि रेंज भी हमारा वही था, हिंदी मीडियम स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, बच्चे भी वैसे ही। तो मैं आज भी उस लड़की को भूल नहीं पाता हूँ। 8th क्लास हम पढ़ते थे और लाइफ ऑफ ग्रेट मैन का ऐसे हमने महात्मा गांधी जी का याद किया था। तो मैंने सामने बेंच में बैठी हुई सरस्वती से कहा कि सरस्वती ये क्या आ गया है, हम लोग लाइफ ऑफ ग्रेट मैन पढ़े हैं। तो सरस्वती ने कहा कि अरे संतोष, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, अच्छा। उसको काट के तू मैन कर दे। और मैं तो लाइफ ऑफ ग्रेट वुमेन आया था, उस वुमेन को काट के लाइफ ऑफ ग्रेट मैन के ऊपर ऐसे लिख दिया था। इस लेवल के कमजोर लोग हम लोग थे, बट अंदर एक जज्बा था कुछ करने का और हर गलती से हमने सीख लिया और उस सीख से मैं आगे बढ़ता चला गया। वही मेरे आगे बढ़ने के पड़ाव थे, वही मेरे आगे बढ़ने की यात्रा थी। जब मैं आपसे बात कर रही थी, आपके कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे मेरे सामने और उनको देखकर बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। और आपने बैक स्टोरी भी बताई कि कैसे आप इतनी सारी बच्चियों का एजुकेशन भी फंड कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए आप इतना काम कर रहे हैं। तो एक बच्चा, मतलब जो आप, इंग्लिश इतनी तंग थी आपकी और आज आप इतने बच्चों का फ्यूचर संवार रहे हैं। DSR इंस्टीट्यूट है आपका, काफ़ी नामचिन है छत्तीसगढ़ में, हर कोई जानता है। तो वो जर्नी आपके लिए कितनी इमोशनल है, टचिंग है? आपने कब सोचा होगा कि एक कोचिंग सेंटर बनाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा बन जाएगा और इतने लोगों तक वो जाएगा, क्या आपने कभी सोचा था? मैं 1994 10 अगस्त का समय था, उस समय इस इंस्टीट्यूट किया मैं स्टार्ट करना शुरू किया। और उसके पहले मेरे कम से कम मैं 10 या 12 जगह, क्योंकि मैं क्वालिफाइड था, CMA क्वालिफाइड था, उस समय CMA को ICWA कहा जाता था। तो जॉब भी लग जा रहे थे हर जगह, गवर्नमेंट जॉब भी लग जाते थे, उनको छोड़ करके तब मैं इस इंस्टीट्यूट की यात्रा शुरू किया। और इंस्टीट्यूशन जब मैं शुरुआत किया तो मेरे दिमाग में था कि जितने बच्चे पहले साल आएंगे उतना % मैं अपने आप को सक्सेस मानूंगा। फर्स्ट ईयर मैंने 87 बच्चों को पढ़ाया और चारू जी आपको विश्वास नहीं होगा, आज के डेट में मोर देन 1000 स्टूडेंट दुनिया में डिफरेंट जगह, प्लस भारत में जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, आप कहीं भी मैं जाता हूं तो मेरे बच्चे, कोई अकाउंट ऑफिसर है, कोई CEO है, कोई तो ऐसे 1000 से ज़्यादा बच्चे जो CA CMA बन के अपना करियर बना रहे हैं। तो उस समय जब मैं शुरुआती दौर जो था, जिस समय मैंने सोचा, तो 87 बच्चों से मेरा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। इस समय 1000-1200 बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं। मैं 2-3 बच्चों का जिक्र करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ उन बच्चियों की कहानी आप बताओ। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं वहाँ से शुरू करूँगा। हिंदी मीडियम की बच्ची मेरे पास आई, रश्मि सोनी। अच्छा। नाम था रश्मि वर्मा, शादी के बाद रश्मि सोनी बन गई। अच्छा। वो बच्ची आई और हिंदी मीडियम की थी, पहली बार फेल हो गई, बड़ी दुखी थी। मैंने उसको समझाया, मैं बोला कि फेल होने से कुछ नहीं होता है, तुम चाहोगी तो इंडिया रैंक आएगा। और आपको जान के बेहद आश्चर्य होगा कि उस बच्ची ने CMA में, जो उस समय ICWA था, इंडिया रैंक के साथ इंटर पास किया, CMA फाइनल कंप्लीट की। और इस समय KJ सोमैया कॉलेज, आज भी वो मेरे संपर्क में है। अच्छा। KJ सोमैया कॉलेज मुंबई की मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वहाँ के कई पेपर सेट करने की सिस्टम में रश्मि सोनी आज है। किसी व्यक्ति ने मुझे, एक काजल साव करके मेरे पास लड़की आई थी, काजल साव, वो भी हिंदी मीडियम की बच्ची। मैं इसलिए हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ कि कई जगह हिंदी मीडियम बच्चे अपने आप को कमजोर समझते हैं। हाँ। तो काजल साव हमारे पास आई। काजल साव की स्थिति ऐसी थी कि हिंदी मीडियम बच्ची, थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर, क्योंकि मैं बच्चों को गरीब नहीं कहता, आर्थिक स्थिति कमजोर है और गरीब, ये दो अलग अलग शब्द मैं डिफाइन करता हूँ शायद। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो बच्ची आज उड़ीसा में एज ए अकाउंट ऑफिसर काम कर रही है। जो बच्ची हिंदी मीडियम से BCom पढ़ने मेरे पास आई थी, उस बच्ची को हमने अपने, एक हमारा ट्रस्ट है माँ शारदा सामर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके माध्यम से उसको पढ़ाया और आज वो एक बढ़िया अकाउंट ऑफिसर के रूप में जॉब कर रही है। ऐसा बहुत बड़ा क्राउड है। कोमल स्वामी, फादर नहीं है, मदर घर चलाती है कैसे भी। कोमल स्वामी ने इंडिया रैंक के साथ CMA इंटर निकाला, इस साल CMA फाइनल पास हो गई है, 1-2 महीने में वो भी जॉब में चले जाएगी। अंजलि देशमुख इंडियन ऑयल में काम कर रही है, फादर नहीं है, मदर पतंजलि में काम।
तो ऐसा एक बहुत बड़ा क्राउड है जिनके लिए हमने हम्म, काम किया। और आज ये, क्योंकि मेरा सोचना है कि हम्म। एक बच्चा अगर सफल होता है हाँ, तो 2 परिवार जो होता है संपन्न होता है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा सफल हुआ तो अपने मदर फादर को लिए भी हम्म। बेहतर करेगा और आगे वाली जनरेशन के लिए बेहतर पूरी करेगा। पीढ़ी वो उठा देता है। चेंज हो जाती, पूरी पीढ़ी चेंज हो जाती। सर बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी। यूजुअली ना क्या होता है ना, जब आप मुकाम हासिल करने लग जाते हो, कुछ बनने लग जाते हो, आपके पास तो इतनी, मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ, इतनी डिग्रियां, क्योंकि 21 डिग्रियां, मतलब ऑडियंस से भी कहूंगी बहुत ही रेयर है, ये बहुत रेयर है। तो यूजुअली होता है कि लोग छोड़ देते हैं जहाँ से वो आए हुए होते हैं, मेट्रो सिटी में, या फिर भारत के बाहर चले जाते हैं। लेकिन आपने अभी भी भिलाई को अपना बनाया हुआ है और वहीं आप काम कर रहे हैं। क्या थॉट प्रोसेस है? हाँ, दिमाग में एक, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, दिमाग में एक बात रहती है कि भिलाई एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ का एजुकेशन है, तो एजुकेशन हब मानता हूँ। और वहाँ से एक बड़ा जुड़ाव है, क्योंकि भिलाई को मिनी इंडिया कहा गया और भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पर है। तो एक, पता नहीं क्यों उस मिट्टी में मुझे एक खूबसूरती नजर आती है। और मैं पिछले 32 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ, 32 ईयर मेरे को काम करते हुए हो गए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा बेटा 4 आईआईटी में, मतलब भिलाई डीपीएस से पढ़ा, डीपीएस से पढ़ने के बाद उसने आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट किया, अमन राय। 4 आईआईटीएन मिल करके एक कंपनी स्टैब्लिश किए, एरोलिप कंपनी। और वो कंपनी आज बहुत अच्छा जिम के सेक्टर में काम कर रही है। अच्छा। उसके सीईओ जो है वो अनुराग दानी और रोहित पटेल सीईओ हैं। अनुराग दानी, अमन, ये 3-4 बच्चे मिल करके चालू किए। और जो बेस्ट स्टार्टअप थे, उस बेस्ट स्टार्टअप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को बुलाया, उन लोगों के साथ बातचीत की। तो बड़ी खूबसूरत शार्क टैंक जो है, शार्क टैंक में वो बच्चे आए। अच्छा। और शार्क टैंक में आकर के वहां से भी जो फंडिंग हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रही। तो मेरे को पढ़ाई के साथ एक अलग रुचि है। और कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा, अगर चारू जी मेरे घर आएंगी तो देखेंगे कि हर रूम के हर जगह पे बुक रखी है, कि जहां मौका मिल जाए। मैं तो यहाँ तक बताऊं आपको कि बाथरूम में भी बुक रखी है। अच्छा। कि अगर कुछ मौका मिल जाए तो 1-2 लाइन पढ़ लिया जाए। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? अभी मैं, जैसे मैंने इसके पहले पढ़ी थी, शिव खेड़ा की एक बुक पढ़ी थी, यू कैन विन, जीत आपकी, कामयाबी कैसे प्राप्त करें। तो ये जो है, कुछ बुक मैं हरदम पढ़ते रहता हूँ। और उन बुक के माध्यम से कुछ अच्छे जो पॉइंट होते हैं उनको मैं नोट करके रखता हूँ। अच्छा सर, ऐसे अगर कोई हमें बच्चा सुन रहा है और वो रीडिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो आप टॉप 3 बुक्स कौन सी रेकमेंड करेंगे उसको? मैं सबसे कि जरूर पढ़नी चाहिए आपको? मैं सबसे पहले, ऐसा ना हो कि दूसरी बुक पढ़ने के चक्कर में, अब तो पढ़ने की प्रथा भी या लाइब्रेरी की प्रथा भी, जब से मोबाइल सोशल मीडिया एक्टिव हुआ कम हो गई है, लोग कम पढ़ते हैं। और मुझे जब मैं पढ़ता था तो मेरे एक टीचर ने कहा था, मैं आज भी याद करता हूँ उनको, प्रमोद शंकर शर्मा जी, जो कल्याण कॉलेज के प्रोफेसर थे, अभी रिटायर हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जिसके पास खुद का कुछ नहीं होता वो दूसरे की देखता है। तो मुझे जब कभी मैं अनावश्यक रील देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे पास खुद का कुछ नहीं है करके मैं रील देख रहा हूँ। अच्छा। तो सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होना है। इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि सोशल मीडिया आपकी जिंदगी बन जाए। आपको इन्वॉल्व उतना होना है कि सोशल मीडिया से कुछ अच्छा ले और उसको जिंदगी में अप्लाई करें। बिल्कुल। तो ये मेरा मैं 3 जो मेन जो बुक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि शिव खेड़ा की यू कैन विन पढ़ो या कामयाबी कैसे प्राप्त करें उनको पढ़ो, या और भी बहुत सारे धनवान कैसे बने उनको पढ़ो। बहुत अलग पर्सपेक्टिव बताया सर आपने। यूजुअली लोग ऐसे ही बताते हैं 3-4 नाम जो होते हैं ना, लेकिन आपने बहुत करेक्ट पकड़ा है कि जिस सेगमेंट में आप हो उसके महारत पहली प्रायोरिटी उसी का होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, या कॉमर्स गुरु के रूप में लोग कहते हैं कि संतोष राय कॉमर्स गुरु हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं क्लीनर भी होता, बाथरूम भी साफ करता, तो मैं इतना अच्छा साफ करता। अगर मैं चापरासी भी होता तो इतना अच्छा काम करता कि वहाँ के लोग मुझे ढूंढते, संतोष तुम कहाँ हो, आ जाओ। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, तो इतना अच्छा काम करिए कि लोग आपको याद करें, उस काम के लिए बोले कि वो जो बंदा था उसके काम का अंदाज अलग था। क्या बात कही है सर आपने, बहुत गहरी बात कर दी आपने, कम शब्दों में, सरल शब्दों में। आपका रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ कैसा है? मतलब आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आप अभी भी पढ़ाते हो बच्चों को, आपने बोला हाँ 10 घंटे पढ़ाता हूँ। तो आपका रिलेशनशिप क्या है बच्चों के साथ? मतलब फ्रेंडली है, या फिर आपके आते साथ, एंटर होते साथ बच्चे शांत हो जाते हैं, बैठ जाते हैं? और किन सब्जेक्ट्स पे आप ज्यादा डांटते हैं उनको? टैक्स में, अकाउंट्स में, या लॉयर भी हैं आप, लॉ में? मैं ये बोलूँ, बच्चों को तो मैं डांटता हूँ ही नहीं।
अच्छा। मेरे दिमाग में हरदम एक बात रहती हाँ। है कि अगर क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर की कमी है, बच्चे की कमी नहीं है। हर बच्चे का अलग अलग समझने की कैपेसिटी है। तो हमारे यहाँ जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो हम लोग, मुझे मालूम है कि जब पहले राउंड में पढ़ाएंगे तो हो सकता है 50% बच्चे ग्राफ्स कर जाएं, बाकी 50% लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहाँ पे जो बचे हुए जो 50% बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं किसी अलग माध्यम से, किसी अलग एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें समझाया जाए और जिंदगी के उन राह को, उन रोशनी को, उन दिए को दिखाया जाए जिससे कि वो आगे बेहतर कर सके। तो मेरा बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, जिसको मैं विथ एविडेंस, चारू जी जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा या इंटरव्यू खत्म होगा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर किसी बच्चे को ये कह दूं कि तुम नील डाउन हो जाओ तो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्यों। मैंने देखा, मतलब ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी, इनकी एक स्टूडेंट पानी पी रही थी और थोड़ा सा पानी बचा था तो तुरंत इन्होंने टोक दिया कि पूरा पियो, और फिर उस बच्ची ने पिया पूरा। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे दिमाग में ये बात रहती है। मैं आजकल कहीं भी जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि पानी के ग्लास का साइज छोटा कर दो, या पानी आधा ग्लास दो, वेस्ट नहीं क्योंकि करना। पानी वेस्ट नहीं करे, पानी बचाएं। फूड भी मैं सबको बोलता हूँ कि होटल में उतना ही ऑर्डर करो जितना खा सकते हो, और नहीं खा सकते हो तो पैक करके घर ले जाओ, और घर ले जाके भी आप नहीं खा सकते तो उसे किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दो, पूरे हाइजीनिक तरीके से। तो मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप हो सकता है आप ये सोचे या जेनजी या जेन अल्फा सोचे कि मैं कंजर्वेटिव माइंड हूँ। नहीं, कंजर्वेटिव माइंड नहीं। मैं चीजों को बेहतर तरीके से करना पसंद करता हूँ। और जेनजी और जेन अल्फा बहुत अप्रिशिएट करते हैं सर, जो भी गाइडेंस मिले उनको। अब तो देख ही रहे हैं हम सर, बहुत सारे बच्चे ना, चूंकि आप बहुत काम किए हो बच्चों के बीच में और अभी भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, आप समझते हैं बच्चों की साइकी को, लेकिन जब अगर एग्जाम में फेल हो जाते हैं या किसी कारणवश वो बहुत टूट जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि अभी तो हमने सुना है कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे वक्त में बच्चे अपने आप को वापस कैसे खड़ा करें, ऐसा कदम ना उठाएं, कैसे वो हिम्मत वापस लें? यहाँ पे मैं ये भी चाहूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हो, कि यहाँ पे पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग की जरूरत है। पेरेंट्स जो एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों पे डाल रहे हैं, फेल हो जाने का मतलब या अनसक्सेस होने का मतलब दुनिया समाप्त नहीं हुई। पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि जिसे आप, एक बच्चा अगर आपकी जिंदगी से हट जाता है तो आपकी दुनिया समाप्त हो जाएगी, लेकिन दुनिया का वो सिर्फ एक बच्चा है। तो आपको अपने बच्चे को अपनी पूरी दुनिया समझना है और उस बच्चे को मोटिवेट करना है। हो सकता है आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, हो सकता है आपका बच्चा सीए बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो तो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो तो एक खूबसूरत एंकर बनना चाहता है, वो तो खूबसूरत डांसर बनना चाहता है। तो आप उसके टेस्ट को पहचानो और उस हिसाब से उसको डेवलप करो। अभी पेपर लीक को लेकर, चाहे दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, बच्चों ने खूब लाठियां खाई, डंडे खाए, बहुत रोए बिलखे भी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, है ना। अभी भी उनकी डिमांड है कि ऐसा होना चाहिए। और ये जो लहर उठी, उस लहर में बहुत सारे बच्चों ने आगे आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कहीं जयपुर में मुकबधिर बच्चे अपने प्रिंसिपल खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई बेसिक सुविधा, एटलीस्ट फैन और बेसिक फैसिलिटीज तो आप प्रोवाइड करो। प्रिंसिपल को रिजाइन करना पड़ा। एक मैं देख रही थी न्यूज, डीएम ऑफिस के सामने जेनजी तो छोड़ो, जेन अल्फा बच्चों ने घेराव कर दिया कि भाई हमारे स्कूल तक आप अच्छा रास्ता बनाओ। तो ये, इसको आप तो पहले कैसे देखते हो? हमारे देश में पहली बार एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है ये। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है ये बच्चों को कब तक ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? एजुकेशन तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो होनी ही चाहिए ना किसी भी देश में। जेनजी को मैंने देखा, जेनजी से खूबसूरत कॉम अगर बोला जाए तो अब कोई नहीं है। थैंक यू सर। मैं भी जेनजी हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। जेनजी को मैं बहुत लाइक करता हूँ। जेन अल्फा तक तो उतनी मेरी पहुंच नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा होता है वो 11th क्लास में आता है, तो अब हो सकता है कुछ दिन बाद अल्फा से भी मुलाकात हो। तो जेनजी जो बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसा नहीं है कि वो गलत हैं, वो बच्चे अपने राइट्स को जानते हैं, और आप उनसे चर्चा करके देखिए, वो अपने राइट्स को जानते हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि वो अपने ड्यूटी को नहीं जानते, तो वो अपनी ड्यूटी को भी जानते हैं। मैंने कहा कि आप लोग जो प्रोटेस्ट करते हो बहुत अच्छी बात है, गलत शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? करेक्ट, इसका मैं विरोधी हूँ। गालियों का प्रयोग क्यों करते हो? इसका मैं विरोधी हूँ, इसका मैं शुद्ध रूप से विरोध करता हूँ। लेकिन ये गिने चुने बच्चे होते हैं, 2, 4, 5, 10 बच्चे होते हैं, तो 10 बच्चों के बेसिस पे या 20 बच्चों के बेसिस पे
हम पूरे जेनजी को गलत नहीं बोल सकते। जेनजी जो है अपने राइट्स और ड्यूटी दोनों पार्ट को जान रहा है। जितनी मासूमियत से, जितने शांत तरीके से जेनजी अपने प्रोटेस्ट को कर रहा था, शायद हम आप जैसे, आप तो जेनजी हो, हम जैसे लोग शायद ये इस टाइप का करते तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। तो ये जेनजी को मैं यहाँ सैल्यूट करता हूँ और उनके काम को भी सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे से वो अपने काम को कर रहे हैं। पेपर लीक बहुत बड़ा मैटर बन चुका है हमारे हिंदुस्तान में। आपको क्या लगता है कब जाके ये थमेगा और कब जाके इस पर ना फुल स्टॉप लगेगा? इस पे फुल स्टॉप तभी लगेगा जब हमारा सिस्टम, यहाँ पे कोई 2-4-5 प्रोफेसर, कोई 2-4-5 कोचिंग वाले या 2-4 कॉलेज वाले पेपर को लीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है और सिस्टम जब तक चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त नहीं रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगा। आप जहाँ बैठ करके हम इंटरव्यू दे रहे हैं और आप इंटरव्यू ले रही हैं, अभी तक मेरे को एक भी मच्छर नहीं काटा, क्योंकि आपने उनसे प्रोटेक्ट करके रखा है, व्यवस्था को रखा है। सिमिलरली अगर जब यहाँ एक मच्छर नहीं घुस सकता तो हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो पेपर बाहर कैसे आउट हो सकता है? तो पेपर आउट नहीं हो सकता, लीक नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का इंटरेस्ट है, सिस्टम की गलतियां हैं। इसको अगर जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे आगे भी पेपर लीक होते रहेंगे और ऐसा नहीं कि ये रुकने वाला है। बिल्कुल। अगर 100 में एक लीक हो, इसे हम एरर कहते हैं, और जब एरर जानबूझ के किया जाए उसे हम फ्रॉड कहते हैं। अनजाने में कुछ भी हो वो गलती है, लेकिन जानबूझकर गलती की जा रही है वो फ्रॉड है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अनजाने में गलतियां हो रही हैं कि जानबूझ के गलतियां की जा रही हैं। खान सर हो गए, ओझा सर हो गए, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए या रितु मैम हो गई, उनका जो बॉन्ड है ना बच्चों के साथ वो देखने को मिलता है। मतलब वो जो कह देते हैं अगर इंटरनेट पे तो वो वायरल हो जाता है, तुरंत ही वायरल हो जाता है और बच्चे उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं। ये स्पेशल बॉन्ड को आप कैसे देखते हो और टीचर अभी कैसे इंटरनेट के जरिए अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बना रहा है? इस पर मैं आपका टेक सुनना चाहूंगी। मैं यहाँ चाहूंगा कि जो आपने 2-4-5 नाम लिया, ऐसा नहीं कि इस स्तर के टीचर नहीं, इस स्तर से भी ऊपर स्तर के बहुत से टीचर हैं जो कहीं गुमनामी में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये 2-4-5-6 नाम जो लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये वो बातों को समझ चुके हैं जिन बातों से जेनजी या जेन अल्फा को समझाया जाता है। हाँ, तो सबसे पहले आपको यूथ के साथ कनेक्ट होने आना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि इस बार जो प्रोटेस्ट किए वो विधानसभा तक पहुंचने के बाद बच्चे आगे नहीं बढ़े, लाइन से शांति से पूरे डिसिप्लिन के साथ खड़े रहे। रही बात 2-4 बच्चे उधम मचा देते हैं, तो 2-4 बच्चों से आप पूरी कौम का आकलन मत करिए। तो ये टीचर कनेक्ट हैं बच्चों के साथ, ये उस भाषा को, उस लैंग्वेज को, जो भाषा जेनजी समझता है उसको ये समझाते हैं। बोलने के अपने तरीके होते हैं। असम बाढ़ में फिजिक्स वाले जो टीचर हैं वो इतने मतलब धरातल पर आकर ग्राउंड जीरो में वर्क करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टीचर्स, इनकी जिम्मेदारी नहीं है आप जैसे जो टीचर्स हैं आप, लेकिन फिर कोई ऐसा रिमार्क आ जाता है किसी से। आपने देखा होगा अभी बीच में काफी वायरल हुआ था, किसी ने कह दिया था कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, ना पैसा ना कौड़ी ना ज्ञान, ऐसा कुछ रिमार्क किया था, उसने काफी वायरल हुआ था। तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और आप लोग इतना काम करते हो तो हाउ डू यू फील एज अ टीचर? कैसे सेंटिमेंट हर्ट होता है आप लोगों का? हाँ, निश्चित तौर से सेंटिमेंट हर्ट होगा। सेंटिमेंट हर्ट होगा तो रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को भी आपने देखा होगा, ना पैसा ना कौड़ी, तो उसमें कैसा रिएक्शन आया टीचरों का। किसी भी शिक्षक ने इस बात का सपोर्ट नहीं किया कि ये जो शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया वो उपयुक्त था, क्योंकि जो ये शब्द का प्रयोग कर रहा था या जिन्होंने भी ये शब्द का प्रयोग किया या जो लोग भी टीचर के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी शिक्षक से ही पढ़ के निकलते हैं। करेक्ट। हो सकता है कहीं शिक्षक ने उन्हें पढ़ाने में या कहीं किसी जगह कोई कमी छोड़ दी होगी, क्योंकि जब सोशल वर्क की बात आती है, अब बाकी बात आती है, जब हम क्लासरूम में होते हैं तो अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और उस दिमाग से हम पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पीछे बैठे हुए उन बच्चों को भी देखते हैं जो तकलीफ में है, वहाँ हम दिल का प्रयोग करते हैं। तो सोशल वर्क का संबंध सीधे दिल के साथ होता है। तो वहाँ हर शिक्षक इमोशनल हो जाता है और अपने दिल की बात सुनते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, कल के डेट में ही मैं 40 बच्चों को जूता मोजा, क्योंकि बाकी चीजें हैं उनके पास जूता नहीं है, हम हर साल ठंडी में बच्चों को स्वेटर, क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो पाया वो यहीं से पाया, तो क्यों ना उसका कुछ हिस्सा यहाँ के जरूरतमंदों तक पहुँच जाए। तो इस खूबसूरती से हम काम करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत प्राउड और बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग
ठीक है, एक मुकाम पर तो आ गए हैं, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ा नहीं है आपने कि बीच मझधार में कि भाई आप संघर्ष करो। आप जितनी आप लोगों की कैपेसिटी आप लोग काम कर रहे हो, चाहे आप हो या दूसरे टीचर्स हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। आपने इंटरनेट की बात की थी सर कि ट्रेंड है रील्स का और यूट्यूब शॉर्ट्स का, तो बच्चे भी आजकल वहीं हैं, सारा नॉलेज भी या पढ़ाई भी वहीं से ही हो रही है कहीं ना कहीं तरीके से। तो आपको एज अ टीचर फील नहीं होता है कि वो हाफ नॉलेज है ना? रील्स में आपको कितना ही पता चल जाएगा, तो वो जो ह्यूमन कनेक्शन है स्टूडेंट और टीचर का या फिर पूरा नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इस प्रोसेस में। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो बात आई, प्राइमरी एजुकेशन, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ गलत भी हो सकता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो बात आती है, प्राइमरी में ऑनलाइन कहीं भी 100% गलत ही साबित होगा। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। KG1 क्लास 1 2 3 4 5 के बच्चों को आप ऑनलाइन में कैसे पढ़ा पाओगे? ऑनलाइन में कुछ दिखाना है, कोई चित्र दिखाना है, कोई स्टोरी सुनाना है, वहां तक ओके है, लेकिन उस बच्चे को फीलिंग्स, मैडम या टीचर जो पढ़ा रहा है उसका रिएक्शन, उसके फेस का एक्सप्रेशन, उसके चांटा मारने के एक्शन या रिएक्शन, इन सब चीजों को वो तभी देखेगा बच्चा जब वो ऑफलाइन होगा। 6 से लेकर के मैं 12 तक की बात कर रहा हूँ, वहाँ लिमिटेड ऑनलाइन का उपयोग किया जाए। जैसे यहाँ पेरेंटिंग की फिर जरूरत आ जाएगी कि अपने बच्चे से रात के 9:30 बजे के बाद में मोबाइल लेके अपने घर में अलमारी में रख ले, और इसके बाद सवेरे फिर उसको जरूरत है तो दे दे। ऐसा लगता है ऐसा होगा? आजकल के बच्चे मानेंगे? ये हर उस घर में होगा जहाँ पे पहली बार बच्चा रात के 9:30 के बाद मोबाइल यूज कर रहा हो, और पहली बार ही अगर आपने मोबाइल लेके रख लिया, फर्स्ट टाइम आपने उसको प्रैक्टिस में आने दिया, जब वो हैबिचुअल हो गया और उस समय आप उससे मोबाइल लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में क्या फ़र्क है, लेकिन सर ऑनलाइन से भी आगे बढ़ गया है हमारा देश। ऐसा लगता है कि AI टेक ओवर कर चुका है, आप जानते हो। तो आप एज अ टीचर और आप एज अ DSR इंस्टीट्यूट के संस्थापक, वो कैसे AI से कैसे टैकल करेंगे? आप कह रहे हो कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन वाली जो चीज़ आपने बोली ना, थोड़ी डिफर करती हूँ मैं उस सोच से। AI जो है, बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि AI एक नॉलेज है, AI एक स्टडी है, AI चीज़ों को बढ़ाने के लिए, विज्ञापन के लिए, काम को करने के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए जरूरी है। AI सीखना कोई बुरी बात नहीं है, जानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन AI पे ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाना मैं गलत मानता हूँ इस बात को। AI जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि AI के थ्रू अगर आप कोई एड तैयार कर रही हैं, AI के थ्रू अगर कोई स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन AI के थ्रू इमोशंस को नहीं पहुंचा सकती। हमें बताना पड़ेगा AI का दुरुपयोग भी हो रहा है, किसी का सर, किसी की मुंडी, किसी का पैर, किसी का हाथ जो जोड़ करके, ये हमको बताना पड़ेगा, और प्राइमरी स्टेज से ही बताना पड़ेगा कि AI हमारे लिए बहुत उपयोगी है अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो, और गलत उपयोग किया जाए तो बहुत दुरुपयोगी है। सड़क पे भी राइट साइड लेफ्ट साइड चलने की बात होती है, उसमें भी बहुत से लोग गलत तरीके से चलते हैं। हाल ही में मैं एक जिमी शेरगिल का इंटरव्यू देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही जा रहे हैं। 90% बच्चे जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। कोई डिफेंस में नहीं आना चाहता, कोई एयरफोर्स में नहीं आना चाहता, कोई जो परंपरागत जो चीज़ें होती है ना, कोर्सेज होती है, जैसे आप CA/CS के एक्सपर्ट हैं या लॉयर हैं, इससे इतर वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इसे कैसे देखते हैं एज अ करियर काउंसलर, और आगे आने वाले सालों में क्या कंटेंट क्रिएशन ही एक मात्र करियर रहेगा बच्चों के लिए, पहली पसंद रहेगी? नहीं, ये बढ़ेगा, आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा। चारू जो हैं वो कितनी अच्छी एंकर हैं, कितने अच्छे से अपने क्वेश्चन को बताती हैं, या दिव्य कीर्ति कितने अच्छे टीचर हैं, या खान सर कितने अच्छे टीचर हैं, या वो कितने अच्छे पॉलिटिशियन हैं। इस पार्ट को तो ये लोग देख ले रहे हैं, उसके पीछे के हार्ड वर्क को ये नहीं देख पा रहे हैं। अगर जब इन्हें ये लोग समझाने वाले हो जाए कि किसी पूजा के पंडाल में डांस करने से आप अच्छे डांसर नहीं हैं, किसी सड़क पे दोस्तों के बीच में 2 अच्छे कंटेंट्स बोल देने से अच्छे कंटेंट क्रिएटर आप नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है। बगैर पढ़े कंटेंट क्रिएटर आप नहीं हो सकते। अगर हम गिनती करने लगे तो गिन के
50, 100, 200, 500 यूट्यूबर बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे, बाकी जो है कब उफनते हैं, कब ठंडा होते हैं, ये पता नहीं चलता है। तो ये उन तक पहुंचाना होगा कि कंटेंट क्रिएशन के लिए भी स्टडी जरूरी है। अगर हमें टैक्स देखना है तो सीए बनना पड़ेगा। अगर हमें बहुत अच्छा डांस करना है तो डांस का लेवल देख लीजिए। कुछ थोड़े से डांस दोस्तों के बीच में और क्लैपिंग हो जाती है, बोले तू तेरा तो भविष्य बहुत अच्छा डांस में है, तो ये आप अपने साथ में गलत कर रहे हैं, बेमानी है। वो होते ना कुछ फ्रेंड्स, अरे भाई तू तो स्टार है। स्टार है, क्योंकि बाकी जो 6 बैठे हैं उनको डांस नहीं आता, उन 6 में आपने अच्छा डांस कर लिया, आपका मुकाबला तो काफी बड़े लेवल पे है, ऐसे लोगों से है। तो आपको ये देखना है कि डांस में कितने लोग का करियर बन रहा है। क्रिकेट बच्चे बहुत खेल रहे हैं, क्रिकेट में देख अपॉर्चुनिटी बहुत हो गई है, अवसर बहुत हो गए। पहले क्रिकेट में सिर्फ इंडिया टीम होती थी, अब आईपीएल आ गया, तो आईपीएल में भी बच्चे बहुत अच्छा अपना करियर बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो है रणजी ट्रॉफी, जो बाकी जो चलता था वो चलता ही था। तो आपको देखना होगा कि आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है। हम नीट और ये सब में नहीं जाते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ के अगर किसी एग्जाम को क्रैक कर लिया तो उसकी जो बेसिक पे होगी वो लाख से कम ही होगी। लेकिन अगर एक यूट्यूबर के पास 25 से 30 हजार फॉलोअर्स भी हैं तो उसकी जो आय होगी वो उस बच्चे से 3x 4x होगी। तो आखिर एंड गोल तो पैसे ही है ना। हम अगर बात करें, हम दूर नहीं जाते, चलिए हम रायपुर शहर की बात कर लें, दुर्ग की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें। छत्तीसगढ़ के कितने यूट्यूबर हैं जो 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं जो 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अब इसको और मैं छोटा करता हूँ, 1 लाख रुपए की तनख्वाह पर, मैं एकदम एनालिसिस के साथ, छत्तीसगढ़ में 1 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाने वाले लाखों लोग होंगे। मैं कम बोल रहा हूँ, लाखों लोग होंगे जो किसी आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, किसी डॉक्टर के रूप में, किसी बिजनेसमैन के रूप में, किसी टीचर के रूप में जो लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाते होंगे। ऐसे कितने यूट्यूबर होंगे छत्तीसगढ़ में जो लाख से ज्यादा कमाते होंगे। ठीक, ये डेटा जो है, यही पार्ट उनको समझाना है। ये पार्ट अगर बच्चे समझ गए कि यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप क्लासरूम में जब आप 10th 11th 12th में पढ़ती हैं, आपके पास इंजीनियर बनने की संभावना होती है, डॉक्टर बनने की संभावना होती है, यूपीएससी पीएससी क्रैक करने की संभावना होती है। कई डिपार्टमेंट में, मैं एक छोटी सी भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, इसकी संभावना होती है। अच्छा टीचर बनने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और यूट्यूब में ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपकी संभावना एक ही है, यूट्यूबर बनना या कंटेंट्स लिखना। यहाँ अपॉर्चुनिटी कितनी है और वहाँ अपॉर्चुनिटी कितनी कम है। मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती और ना ही अमीरों के हाथ की कठपुतली होती है। प्रतिभा तो कठिन परिश्रम का नाम है, और जो बच्चा कठिन परिश्रम करेगा उसको सफल होने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। मैं तो एक ही बात कहता भी हूँ कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सोच अच्छी होना, करने की चाहत अच्छी होना। लोग यहाँ हाथ बढ़ाने के लिए, चाहे शासन प्रशासन, आपको सड़क पे चलना है। आप सड़क पे ढंग से नहीं चलते, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, उसको फॉलो नहीं करते। टॉप क्लास की मर्सरीज में बैठे हुआ लोग भी कांच खोल करके बाहर पान का पीक थूक देते हैं। आपको ये इतनी सिविक सेंस नहीं है लोगों, और आप जो है पूरी उम्मीद सरकार से कर रहे हैं, पूरी उम्मीद प्रशासन से कर रहे हैं। प्रशासन ने बोला सड़क पे थूकने के लिए। सर, ये जो सिविक सेंस की आपने बात की, और क्योंकि आप जेनजीज के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, हमने प्रोटेस्ट में भी देखा और उसके बाद भी सिविक सेंस बहुत है जेनजीज में, जेन अल्फा में। चाहे लाठियां पड़ी हो, डंडे पड़े हो, लेकिन वो फिर भी कचरे उठाकर वो रोड क्लीन कर रहे थे। उस पर क्या टेक है सर आपका? मैं तो फिर वही कहूंगा, जेनजी से को तो मैं प्यार करता हूँ, और जेनजी का जो वर्किंग है इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहूंगा, जो उन्होंने जो स्वच्छता अभियान लाया। मेरी अगर बात कभी भी कहीं भी किसी भी तरह तक वहां तक या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचे तो मैं कहूंगा कि कोर्स में स्वच्छता को शामिल किया जाए। फर्स्ट कीजिए, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दें इस देश का, तो वो कौन से 3 कोर्स या 3 बदलाव आप करेंगे? सबसे पहला मैं कोर्स, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, चलिए तो ये एक सपने की बात है। मैं कभी भी राजनीति में आना पसंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहला, स्वच्छता को कोर्स में शामिल करूंगा। दूसरे, ट्रैफिक रूल्स को कोर्स के अंदर शामिल करूंगा। तीसरी बात आती है, ये फंसाने वाली बात है, लेकिन तीसरी बात, लोगों को पढ़ना सिखाया जाता
पैसे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास वाओ 2-3 से ही शामिल किया जाए। नाइस। आज हर जगह तुम अच्छे से पढ़ लो, मनी तुम्हारी मैनेजमेंट। पढ़ाई अच्छा होनी चाहिए, लेकिन मनी मैनेजमेंट कहीं नहीं सिखाया जाता, करेक्ट। मनी मैनेजमेंट कहीं नहीं बताया जाता। तो मैं मनी मैनेजमेंट को भी कोर्स में इवन शामिल टैक्सेस भी पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि टैक्स अभी भी मतलब मैं बिजनेस जर्नलिज्म करती हूँ लेकिन फिर भी टैक्सिंग में अभी भी अटकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टार्टिंग से ही हमें सिखा देना चाहिए, हाँ, 5th 6th से ही सिखा देना चाहिए कि हाँ, ऐसा ऐसा होता है। हाँ बेटा ना, इन सब चीजों को शामिल किया जाना चाहिए कोर्स के अंदर। ये चीजें शामिल होंगी तभी सिविक सेंस में चेंज आएगा, तभी सिविक सेंस बेटर होगा। सर आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतना मुझे भी काफी मोटिवेटेड फील हो रहा है, लेकिन आपके भी कई ऐसे दिन आते होंगे ना जब आप फील करते हो कि यार जिंदगी उतनी भी हसीन नहीं है या उतना अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो उन दिनों में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? मैं सच में बता रहा हूँ हाँ, चारू जी, आपको विश्वास नहीं होगा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 या 12 साल में हम्म, कोई भी ऐसा दिन आया हो जिस दिन मैं बोर हुआ हूँ या डीमोटिवेटेड फील करूँ। मैं रात को सोता हूँ और सवेरे सो के उठता हूँ तो इतना खुश हो जाता हूँ। कैसे हे सर, मतलब भगवान, कैसे, ये मेरे क्यों, को लगता है, हे कैसे? भगवान आज तू फिर से मेरे को जिंदा बचा लिया। अच्छा। आज मैं फिर अच्छे काम कर सकता हूँ, आज फिर मैं वो समोसे भी खा सकता हूँ, खाना भी खा सकता हूँ, चल रहा हूँ। भगवान ने मुझे दोनों हाथ दिए हैं, टेस्ट दिया है, पैर दिया है, उसको मैं थैंक्स करता हूँ। और रात को सुलाता है, सवेरे उठा दे रहा है, तो कितना बड़ा थैंक्स है, उसको हम थैंक्स नहीं करते। अभी बस एक लास्ट सेगमेंट है रैपिड फायर, उसमें आपको जो भी फील हो, फर्स्ट थॉट जो भी आपका है वो आप बता दीजिएगा। सुबह की पहली चीज आपकी किससे होती है, किताब से या अखबार से, न्यूज से? एक्सरसाइज से। अच्छा, इसीलिए आप इतने मोटिवेटेड रहते हो? मोटिवेशन के पीछे कई एक रीजन है, एक्सरसाइज ही मेरी सबसे पहले शुरुआत होती है। हाँ, अकाउंट्स या टैक्सेशन? अकाउंट्स। अच्छा, वो फेवरेट है आपका? दो यूट्यूबर्स वाले हमारे जो स्टार्स हैं, अलक पांडे या खान सर, हु इज योर फेवरेट? दोनों। दोनों, ओके। एक शब्द में बताइए कि आपके लिए स्टूडेंट्स क्या हैं? आपके स्टूडेंट्स भी हैं मेरी अभी जान है, मेरी पहचान है। ओके। मोटिवेशन या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन रहेगा तो मोटिवेशन आ जाएगा। आप अपनी क्लासेस में सबसे ज्यादा कोई एक डायलॉग या पंच लाइन क्या होता है आपका? हरदम एक ही बात बोलता हूँ कि वही सेम रिपीट करूंगा, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये बच्चे जब डीमोटिवेटेड होते हैं तब मैं कहता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ तब कहता हूँ, लोग आएंगे जाएंगे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं। लोग आएंगे जाएंगे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तुम बढ़ा दो हाथ मेरी तरफ, ये वादा है संतोष राय का, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे, हम जिंदगी भर साथ निभाएंगे। वाओ, संतोष राय जी अपने आप को 10 सालों में कहाँ देखते हैं? संतोष राय जी अपने आप को 10 सालों में हमने जितना करना था कर लिया, अब समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, क्या गोल होगा आपका? एक सुंदर सा स्कूल बनाना जिसमें श्रमिक बस्ती के छोटे बच्चों का बचपना सुधारना। अच्छा, बिल्कुल। एक किताब जो हर स्टूडेंट को पढ़नी ही चाहिए? यू कैन विन सी खेड़ा। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। फेलियर या शॉर्टकट सक्सेस? फेलियर बेटर देन शॉर्टकट सक्सेस। फेलियर। पैसा या सुकून? सुकून रहेगा तो पैसा आ जाएगा। अगर आप एक एजुकेशनिस्ट नहीं होते तो आप क्या होते? अगर मैं टीचर नहीं होता तो एक और खूबसूरत टीचर होता। बिल्कुल सर, ये पॉडकास्ट का अंत है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सच में आपने मेरे अंदर भी जो शिक्षा का मतलब था ना, जो इतने सालों से आ रही है, उसको थोड़ा तो ऑल्टर किया है। सो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधारें और आप जो नेक काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखें। भगवान आपको आशीर्वाद दे और फिर दोबारा इस पॉडकास्ट में आइए और हमारी ऑडियंस को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। थैंक यू। आपके दिमाग की खूबसूरत सोच है और खूबसूरत सोच की वजह से इस खूबसूरत बातों को आपने स्वीकार किया। थैंक यू मेरी तरफ से चारू जी को, IBC 20। थैंक यू सो मच। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा या कोई एक पर्टिकुलर सेशन जो आपको बहुत अच्छा लगा, उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही पॉडकास्ट और कॉन्वर्सेशन के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को। नमस्कार।